तो आज का लेक्चर आपका शुरू करते हुए, आज है आपका डे 7 एनसीईआरटी पॉलिटी लेक्चर 6। ठीक है, तैयारी का 7वां दिन, पॉलिटी एनसीईआरटी का 6 लेक्चर। ठीक है, अब हमने कल तक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स करने शुरू किए थे, जिसके अंदर मतलब परसों से कर रहे हैं हम, और कल हमने आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया था। अब देखो नीचे से थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बनाते हैं पहले, अब पार्लियामेंट के ऊपर वापस चलते हैं। देखो पार्लियामेंट में आपको जो मैं पार्लियामेंट के लास्ट फैक्ट आपको बता रहा था, आपके दो हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल या जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और दूसरा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर डिटेल में बात करते हुए, जो आपका हाउस ऑफ पीपल है, इसके अंदर मैंने आपको टोटल मेंबर ये सब कुछ बताया था। इसका मैंने आपको टेन्योर बताया था कि टेन्योर इसके मैक्सिमम 5 साल बाद इलेक्शन होने ही होते हैं। इसका टेन्योर मैंने आपको बताया था कि ये जो हाउस है ये एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, अब फिर अगर ये परमानेंट हाउस है, अब देखो हमने इसके बाद इन दोनों के इलेक्शन के सिस्टम की बात कर ली थी, इन दोनों के आपके सिस्टम बताए थे। इसका सिस्टम था फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका जो सिस्टम था वो था आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये थे आपके जो पूरे पूरे सिस्टम्स के नाम थे। ठीक है, अब ये जो आपके दोनों के दोनों सिस्टम है, इनके बारे हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है, अब इसी चीज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपके हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, इस चीज को मतलब आगे बढ़ाते हुए यहां पे अब बात करनी है कि देखो राज्यसभा की बात करनी है हमने बेसिकली। देखो अगर राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसने हमेशा ही एग्जिस्ट करना है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे चेंज होंगे? नहीं तो वो तो कभी, यहाँ पे तो 5 साल बाद इलेक्शन होने ही होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मेंबर्स हैं वो कैसे चेंज होंगे? मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो हाउस है इसे डायरेक्टली लोग चुनते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड है, और ये जो हाउस है ये आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इसे लोग नहीं डायरेक्टली चुनते। आपकी सीटें बटी हुई हैं, कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है राज्यसभा की सीटें स्टेट्स की? हाँ जी, सर फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में आपकी सीटें बटी हुई हैं, ये सारी की सारी इस तरीके से लिखी हुई है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर ये सारी की सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब यहाँ पे तो लोगों ने 5 साल बाद मैक्सिमम टर्म है, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, पर 5 साल बाद तो डिसॉल्व होगा ही होगा, और 5 साल बाद लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से अपना अपना एमपी चुनेंगे और वो सारे लोकसभा के अंदर आ जाएंगे। तो राज्यसभा के एमपीज जिन्हें आपके एमएलए चुनते हैं, हर स्टेट के अंदर बटी हुई है एमएलए वोट डालते हैं इनके लिए, इन लोगों की अल्टीमेटली ये लोग बदले कब जाते हैं? क्योंकि अगर ये परमानेंट हाउस है फिर तो लोग रिटायर ही नहीं होंगे। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना राज्यसभा के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, इसके मेंबर्स कैसे रिटायर होंगे उसके लिए, 1/3
of the members retire every second year। अब इस लाइन का क्या मतलब है अपने आप में? देखो, इस लाइन को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लाइन लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि देखो राज्यसभा में जितनी सीटें हैं, इन सीटों को आप 3 हिस्सों में, मतलब कोई भी 1/3 मेंबर्स, इसका 1/3 हिस्सा, अगर मैं इसके 3 हिस्से कर दूं, इसका 1 हिस्सा 2 साल बाद रिटायर हो जाना चाहिए। फिर 2 साल और निकलेंगे, अगला हिस्सा रिटायर हो जाना चाहिए, 2 साल और निकलेंगे, अगला हिस्सा रिटायर हो जाना चाहिए। इस तरीके से फिर पहला, फिर अगला, फिर अगला। पर बात यह है कि हाउस को 3 हिस्सों में बांटते कैसे, कौन सा मेंबर किस हिस्से आएगा, क्योंकि देखो कोई भी हिस्से में बांट सकते हो ना 1/3 करने के लिए, तो ठीक है। और साल इमेजिन करो 1950 का, जब आपकी 51 का साल, चलो राउंड फिगर करने के लिए 50 का कर देते हैं, साल इमेजिन करो 1950 का। देखो ये 1/3 मेंबर कौन होंगे, इसकी जिम्मेदारी डाली प्रेसिडेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन से मेंबर होंगे 1/3 जो राज्यसभा में से रिटायर होंगे। अब प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन का नाम लेता, वो पर्सन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को कहता कि मुझे क्यों रिटायर कर रहे हो, किसी और को बोल दो, क्या मेरे साथ कोई दुश्मनी है, ठीक है। कोई भी पर्सन, हर पर्सन को इसी तरीके से बोलते हैं कि मेरे साथ दुश्मनी है, कि मेरे साथ दुश्मनी है। तो इस तरीके से तो कोई भी आपका पर्सन रिटायर होने को तैयार ही ना होता, ठीक है। नवतेज जी वो भी बताऊंगा, अभी प्रेसिडेंट पे नहीं पहुंचा, अभी मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले ये राज्यसभा समझो। तो यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनके इलेक्शन कैसे होते हैं वो लास्ट में आएगा टॉपिक, जब सारी की सारी एक बारी सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 1950 में ये प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला कि 1/3 मेंबर रिटायर हो जाने चाहिए हर दूसरे साल, पर अब किसी 1/3 मेंबर्स को रिटायर करना है और ये ड्यूटी प्रेसिडेंट के ऊपर लगाई। अब प्रेसिडेंट इस चीज के डाउट में कि मैं किसी को भी बोल लूंगा तो वो तो मुझे बोलेगा कि मेरे साथ कोई दुश्मनी है, किसी और को रिटायर कर दो। देखो रिटायर होके आप दोबारा से री इलेक्शन लड़ सकते होते हो, री इलेक्शन लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बारी रिटायर होके दोबारा से तुम्हें इलेक्शन में खड़े होना जरूरी है। तो वो कहेगा मुझे ना इस बारी करो, अगली बारी कर देना, किसी और को कर दो, ऐसे तो फिर कोई भी ना माने। तो प्रेसिडेंट ने अपना नाम बचाने के लिए और लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे, इस कारण उसने एक सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। उसमें उन्होंने 1950 में क्या किया, उन्होंने ना लॉटरी डालने का सोचा। उन्होंने एक जार लिया, उन्होंने कहा कि देखो जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं मैं सबकी पर्चियां इसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है, एक एक करके निकालूंगा, जिस बंदे का नाम आता जाएगा वो पर्सन मान के चलना कि वो पर्सन रिटायर्ड है। तो मान लेते हैं कि ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की, इतने जो लोग थे ये 1950 में रिटायर हो गए, इसे ए ब्लॉक मान लेते हैं, ये लोग रिटायर हो गए, इनकी जगह नए लोग चुन के आ गए। तो यहाँ पे एक 1950 में नया इतना हिस्सा आ गया, ठीक है। दूसरी साइड पे अब क्या हुआ, फिर से 2 साल निकल गए, 1952 का साल आ गया। अब फिर से वही 1/3, 2 साल बाद, एवरी सेकेंड ईयर करने ना, 2 साल के गैप पे करना है। अब 1952 में आपके प्रेसिडेंट को फिर से चुनना था कि कौन से लोगों को रिटायर करना है। तो फिर से दुविधा, क्योंकि अभी भी 2/3 लोग तो पड़े, ये इन ए लॉट वालों ने तो बोला कि देखो हम तो अभी आए हैं, अब 2 साल बाद अब 1952 में बोलोगे कि हम रिटायर हो जाएं, ये तो बहुत ही अनफेयर होगा कि हमें तो आए हुए 2 साल हुए हैं, जो इससे पहले बैठे हुए हैं ये तो बहुत पुराने बैठे हुए हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि बात सही है, मैं फिर से लॉटरी करता हूं, पर इस बारी आपका ये जो बचे हुए मेंबर हैं जो पहले रिटायर नहीं हुए थे, सिर्फ इनकी, अब इनमें से 1/3 ऑब्वियसली एक हिस्सा आपने पहले एक्सक्लूड कर दिया, तो 50% लोगों का जब नाम आ जाएगा वो लोग रिटायर हो जाना। तो मान लो ये बी लॉट वालों का नाम दूसरी बारी में आ गया, ये भी रिटायर हो गया। अब 2 साल और निकले, 1954 आया, 1954 में अब देखो ये सबसे पुराने बैठे हुए हैं ना सी लॉट के लोग, मतलब जो बाकी 2 लॉट में पहले जिनका नाम आया ही नहीं, तो ये सी लॉट के लोग, इन्हें आपके बोला प्रेसिडेंट ने कि देखो सिर्फ आप बचते हो, आप सबसे पुराने हो, आप रिटायर हो जाओ, चाहे री इलेक्ट होके आ जाओ, पर एक बार अब आपको दोबारा से इलेक्शन में आना पड़ेगा।
तो अपने आप वो रिटायर हो गए। अब देखो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली सिस्टम बन गया, क्योंकि अब 2 साल निकले। अब सबसे पुराने मेंबर कौन से लौट के बैठे हुए हैं इन तीनों में से? सबसे पुराने मेंबर हैं ए लॉट, 1950 में आए थे ना। तो अब जब 1956 आया, इन्हें बोला कि देखो जो सबसे पुराना होगा वो अब अपने आप रिटायर हो जाए, उनके इलेक्शन होंगे। 2 साल और निकले, 1958, ठीक है। 2 साल और निकले, 1960। अब देखो हर बारी जो सबसे पुराना होगा, जैसे अगर ये केस, ये सिनेरियो इमेजिन करो, अब ये लोग 1956 में चुन के आए, लास्ट इलेक्शन ए लॉट वालों के 1956 में हुए हैं, बी लॉट वालों के इलेक्शन लास्ट टाइम 1952 में हुए थे, इनके 1954 में। तो 52 वाला सबसे पहले बैठा हुआ है ना, सबसे पुराना है, तो इनके इलेक्शन होंगे 1958 में, इसी कारण इनके इलेक्शन हुए। यहाँ पे 1960 में इनके हुए। तो इस तरीके से आपके ये लॉट का पूरा सिस्टम चल पड़ा, क्योंकि हमने पहली 2 बारी ऐसे लॉटरी निकाल दी। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो? नहीं? अब देखो इनके बीच में, सारे लॉट्स के बीच में साल देखो, कितने साल का गैप है इनके बीच में? 6 साल का, 6 इयर्स का गैप है आपका, ठीक है। अब जब इनके बीच में 6 इयर्स का गैप है, तो यहां पे अगर आपको कभी भी पेपर में आ जाए आपके कि कितने साल बाद आपके राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं, उसका आंसर यही पड़ता है 6 साल। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सारा साफ कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड लिखा है वो लिखे हैं ये आपके 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। पर इसे जब हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो आपके टेन्योर ऑफ मेंबर्स जो आया वो आ गया 6 इयर्स। तो लोकसभा के मेंबर्स मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स मैक्सिमम 6 साल के लिए रहते हैं। बाद में हमने ये जो 6 साल का टर्म है, इस 6 साल के टर्म को हमने एक कानून बनाया और उसके अंदर भी लिख दिया। हमने आपके गवर्नमेंट का एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, देखो जो हमने लॉटरी सिस्टम से सारा सिस्टम बनाया, उसके बाद हमने एक एक्ट सारे इंडिया के इलेक्शन चलाने के लिए ना, ये एक्ट एग्जिस्ट करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। इस एक्ट के अंदर भी लिख दिया कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, मेंबर्स गेट अ टर्म ऑफ 6 इयर्स, उन्हें 6 साल का टर्म पीरियड मिलता है आपके राज्यसभा के मेंबर्स को। ये चीज हमने यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो राज्यसभा के लिए सिर्फ यही लाइन लिखी है, ये जो ऊपर लिखा है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है राज्यसभा के लिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर प्रोसेस नहीं डिफाइन किया था कि 1/3 मेंबर्स कौन होंगे जो हर दूसरे साल हमने रिटायर करने हैं, प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेगा। तो ये हमने खुद एक इनोवेशन की कि स्टार्टिंग में एक लॉटरी सिस्टम देखा, पर हमें उस लॉटरी सिस्टम को शुरू करते ही आइडिया लग गया था कि ये सिस्टम इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सारा अप्लाई करने का फैसला किया, और इस एक्ट के अंदर देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये एक्ट इंडिया के सारे इलेक्शंस को गवर्न करता है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्वालिफिकेशंस लिखी है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस है वो यहां लिखी हुई है, ठीक है। और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी जैसे टेन्योर भी लिख दिया हमने कि राज्यसभा के मेंबर्स को 6 साल का टेन्योर मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे 6 साल के लिए इन्हें टर्म मिल जाता है।
अब इससे आगे बढ़ते हुए लोकसभा और राज्यसभा की लास्ट चीज जो हमने कंसिडर करनी है अपने आप में, वो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोनों साइड पे। क्वालिफिकेशन एक साइड पे मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, अगर आपको लोकसभा की इलेक्शन लड़ने हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके अंदर आपके जैसे सबसे पहले दोनों के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप किसी और देश के सिटीजन नहीं हो सकते, आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हो सकते हो। ये देखो, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सही सोची गई बात है कि एक जो मंत्री है जो इंडिया की टॉप पोजीशन हेड कर रहा है, वो पर्सन अगर किसी और कंट्री का सिटीजन होगा वो तुम्हारे लिए वफादार कैसे होगा? क्योंकि आपके देश में कोई भी प्रॉब्लम आई उसने तो 1 मिनट लगाना है आपका देश छोड़ के चले जाना, उससे क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, वो तो आपके देश में ऐसा मंत्री तो लूट ही मचाएगा और कुछ नहीं करने वाला। तो अगर आप चाहते हो कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसे इंडिया का ही सिटीजन बना के रखो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको पड़ता है, मतलब ये क्यों एक डिजास्टर के तौर पे साबित हो सकता है, आपके दोनों पड़ोसी देशों को देख लो। जो आपका श्रीलंका है वहां पे भी जो आपके ये राजापक्षा फैमिली जो सारे बकौड़े हुए हैं अब, उसके अंदर आपका वन ऑफ द राजापक्षा ब्रदर्स में से बेसिल राजापक्षा, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, इतनी हाई पोजीशन, कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन, और वो अमेरिकन सिटीजन है। वो श्रीलंका के अकेले के सिटीजन नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है और श्रीलंका के अंदर मंत्री हैं वो। तो उसकी तो लॉयल्टी सारी अमेरिका की तरफ होगी, क्योंकि उसे है कि कोई भी क्राइसिस जैसे अब आई है, अब भाग जाएंगे अमेरिका। अमेरिका के सिटीजन है, अमेरिका का पासपोर्ट है उनके पास, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर तुम चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, तुम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हो और वहां पे मंत्री बन सकते हो। वो भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है देश छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा बैकअप ऑप्शन है कि वहां जाके रह लेंगे, वहां के सिटीजन है, उनके बच्चे वहां पे सेटल्ड हैं, सब कुछ वहां पे। तो इसीलिए हमने सबसे पहली हर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस में ये कंडीशन आपको मिलेगी मिलेगी कि उन्हें सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी और कंट्री के नहीं। इंडिया डुअल सिटीजनशिप भी नहीं अलाउ करता। देखो, डुअल सिटीजनशिप का क्या कंसेप्ट है कि आप इंडिया के भी और किसी और कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हैं। कुछ देश ऐसे अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल कंट्रीज की सिटीजनशिप ओन कर सकते हो। इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में प्योरली सिटीजन ऑफ इंडिया ही कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि तुम सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप यही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन है एज की। एज, लोकसभा के आपको इलेक्शन चाहिए, आप लड़ने हैं तो आपको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं आपकी कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। कोई भी डाउट? लास्ट क्वालिफिकेशन दोनों की कॉमन है, लास्ट में है कि एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है और क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज कर सकता है कि क्या और एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इसके चलते हुए हमने आपका जो अभी हमने एक्ट लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये एक्ट इसी के अंडर बनाया। ठीक है, क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इसके अंडर क्रिएट किया है। कोई भी डाउट यहां तक? तो इस तरीके से अब क्वालिफिकेशन समझ आ गई।
तो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर और भी क्वालिफिकेशन, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे, मतलब अगर कोई क्रिमिनल केसेस में कन्विक्ट हो गया, साबित हो गया कि हाँ इसने किया था, और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। वो सारे यहाँ से आते हैं कानून, जिसके अंडर हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वो यहाँ से आते हैं। अब आपको देखो, मैंने अब आपको टोटल, अब वापस थोड़ा सा जाते हुए, जब मैंने आपको लोकसभा की सीटें बताई थी, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 552। हम यूज कितनी कर रहे हैं, इफेक्टिव कितनी है इस टाइम, 545। ठीक है। अब मैं आपको राज्यसभा की सीटों के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली राज्यसभा के अंदर ना ये सीटों का डिवीजन थोड़ा सा अलग है। टोटल आपकी 250 सीट्स हैं, और यूज में ये मतलब ये वाला फैक्ट तो वैसे ही 245 है, पर ये 245 सारी स्टेट से इलेक्ट होके नहीं आते लोग। देखो यूनियन टेरिटरीज के तो मैंने आपको बताया था अभी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज की अभी इतनी आबादी नहीं है कि उन्हें राज्यसभा में सारी यूनियन टेरिटरीज को, मतलब यहाँ पे सीटें नहीं मिली हुई कि उनकी आबादी अभी कम है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं एग्जिस्ट करती। यहाँ पे जो ये 245 ये जो आपकी सीटें हैं, इसमें से आपकी 238 जो सीटें हैं वो लोग चुन के आते हैं आपके स्टेट्स में से, जो सीटें स्टेट्स में बटी हुई हैं, जैसे 4th शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। दूसरी साइड पे अब जो 12 सीटें बची ना, 12 लोग इलेक्टेड नहीं है, ये लोग आपके इलेक्टेड हैं, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है इनके, पर ये जो बाकी 12 लोग हैं ये इलेक्टेड नहीं है, ये 12 लोग आपके नॉमिनेटेड होते हैं। किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो 12 लोग होते हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर देगा, ये बेसिकली हमने जो ये क्लॉज रखा है कि क्यों नॉमिनेटेड मेंबर रखने हैं, हमारी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अंदर ना कुछ टैलेंटेड, कुछ फील्ड में से टैलेंटेड लोग भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये लोग कैसे होते हैं आपके, कोई भी पर्सन जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, और एक और था, एक मिनट, आर्ट था, साइंस था, लिटरेचर था, एक चीज और थी, हाँ, एंड सोशल वर्क। जो लोग इन चीजों में फेमस होते हैं ना, उन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि इन लोगों को यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए, वो कर सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, आपके कुछ टाइम पहले तक, कुछ साल नहीं, अब तो काफी साल हो गए, आपके सचिन तेंदुलकर आपके मेंबर थे राज्यसभा के, पर वो महाराष्ट्र असेंबली के लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे, वो प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट किए गए थे। अब सचिन तेंदुलकर वो कौन से इनमें से फील्ड को बिलोंग करेंगे? नॉमिनेटेड मेंबर तो इन्हीं फील्ड में से होने चाहिए ना। वो बिलोंग करते थे आर्ट को। देखो, आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, डांसिंग, ये सब कुछ नहीं होता। अगर कोई बैट अच्छे से घुमा रहा है, वो भी तो एक आर्ट है। आर्ट एक बहुत बड़ी टर्म है, कुछ भी आर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? नो सर। तो ये सारी चीज क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी सीटें बटी हुई हैं। अब आपकी लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी हमने डिवीजन कर दी। तो ये आपके हाउसेस बन गए हैं। इन दोनों के किसी भी हाउस में से कोई भी पर्सन हो, उसे अल्टीमेटली हम एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है,
अब हमने टॉप ऑफ द ऑफिस, अब यहां तक चलते हैं। अब आपकी सरकार बनती कैसे, आपके मिनिस्टर बनते कैसे हैं। देखो, अब सबसे पहली कंडीशन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ना, एक ही कंडीशन लगाई हुई है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिस बनाने के लिए सबसे पहले बोला है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर से जो अभी कंसेप्ट बताने वाला हूं, इसके अंदर से डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ क्राइटेरिया बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनेगा, मतलब प्रेसिडेंट के अलावा जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, सारे मंत्रियों में से सिर्फ एक ही पर्सन का क्राइटेरिया बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होगी, मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ लोकसभा। मेजॉरिटी सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, टोटल मेजॉरिटी सपोर्ट, यानी कि 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स। जितने भी आपके लोकसभा के अंदर मेंबर हैं उनकी 50%, आधे से बस एक बंदा अगर ज्यादा सपोर्ट कर दे, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। देखो, इसीलिए जब भी इलेक्शन खत्म होते हैं ना, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होता है। स्टेट्स के अंदर सेम क्राइटेरिया है, तो स्टेट्स के, मतलब स्टेट्स में लोकसभा नहीं है ऑब्वियसली, स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कोई भी पर्सन जिसके पास मेजॉरिटी सीटें होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो पर्सन आपके चीफ मिनिस्टर बनता है। इसीलिए सबसे पहले बातें शुरू होती हैं जैसे इलेक्शन खत्म होता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इनके बारे में बताया है कि सारे मंत्रियों में से किसे क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब ये चीज को देखो, ये जो वर्डिंग है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप ओपन करके रखती है। वो गैप क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, पीएम की बात करें। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम को सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट ऑफ कौन से हाउस की, लोकसभा। राज्यसभा नहीं है, लोकसभा की सपोर्ट। लोकसभा के साथ सपोर्ट क्यों जोड़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली चुना जाता है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, गलत बाद में ना गलती कर लेना, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सारा का सारा आपके यहाँ पे क्राइटेरिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, आपके मेजॉरिटी सपोर्ट लोकसभा की, तो प्राइम मिनिस्टर उसको सिर्फ मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी नहीं हुई सबसे पहले तो, कि क्या उसे कुछ क्वेश्चंस जो यहां से खड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर नहीं लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली। क्वेश्चन सबसे पहले कि शुड ही बी मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या इस इंसान को खुद लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है या नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर को खुद लोकसभा का मेंबर जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, इसका आंसर है नो। इसका मैं एक क्लियर एग्जांपल बताता हूं। देखो, उसे सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मैंने आपको बताया दोनों हाउसेस के लोगों को कहते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। तो अब देखो एक ट्विस्ट यहां पे कैसे क्रिएट हो गया, यानी कि जिसे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है उसे सपोर्ट तो चाहिए लोकसभा की, मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए लोकसभा की, पर वो बंदा खुद लोकसभा का होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आपके सिटीजन, आपके क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत बड़ा लूपहोल नहीं है, प्रोविजन छोड़ के रखा है, लूपहोल नहीं, इसका एक कारण है खास कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी प्राइम मिनिस्टर फॉर
a period of 6 months। ठीक है, अगर हम मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, अगर हमारी उम्र कम से कम 25 साल है, कोई भी इंडिया का सिटीजन जो भी 25 साल से ऊपर है वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये तक प्रोविजन है कि आपके इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन जिसने इलेक्शन अभी नहीं भी लड़े वो पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, सेम आपकी स्टेट्स के अंदर वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। अभी मैं इनके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, पर इसका एक लिमिट है कि सिर्फ 6 महीने के लिए। अब 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने बाद उस पर्सन को रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट उसे खुद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से निकाल देगा। मैक्सिमम 6 महीने के लिए कोई पर्सन बिना मतलब कोई भी पर्सन इंडिया का जो सिटीजन है आपके 6 महीने के लिए आपका ऑफिस में बैठ सकता है प्राइम मिनिस्टर के। अब इन 6 महीने के अंदर अंदर क्यों ये क्राइटेरिया रखा है? क्योंकि उसे अल्टीमेटली 6 महीने दिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप एमपी बन जाओ, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। अगर तो वो मेंबर बन गए तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं तो 6 महीने बाद रिटायर होना पड़ेगा। तो अभी तक इस सारी चीज को मैं दोबारा से समराइज कर दूं। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कौन बैठेगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक चीज लिखी है, वो है कि आपके जो भी पर्सन जिसके पास सपोर्ट होगी लोकसभा की मेजोरिटी की। अब वो पर्सन लोकसभा से होगा, राज्यसभा से होगा, या कोई भी हाउस से नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा। तो अब वो जो पर्सन है, अगर उसने मेजोरिटी लोकसभा के मेंबर्स को एग्री करवा दिया, लेट्स सपोज मैं आज यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, मैं इलेक्शन देख रहा था, मैंने देखा ना बीजेपी की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना किसी और पार्टी की सरकार बन रही है सेंटर में। मैं क्या करता हूं, मैं सारी पार्टीज के पास जाके कहता हूं कि देखो तुम्हारे कुछ पार्टी के मैं मंत्री बना दूंगा, तुम्हारे कुछ पार्टी के मंत्री बना दूंगा, काम करो, मुझे बस सपोर्ट दे दो अपने हाउस की, अपने एमपीज का नाम लिख के दे दो कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं। मैं वो कागज लूंगा, मैं जाके प्रेसिडेंट के पास वो कागज दूंगा कि ये देखो मेरे पास लोकसभा की सपोर्ट है। प्रेसिडेंट पूछेगा तुम कौन? मैं कहूंगा मैं एक आम नागरिक इंडिया का, ठीक है, पर मेरे पास सपोर्ट है, तो आपको कम से कम 6 महीने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी सपोर्ट होगी वो इस तरीके से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, अभी इफ एंड बट बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, मतलब 6 महीने के लिए, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरे पर्सन, चलो ये भी लगा लेते हैं कि जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर बना वो लोकसभा का नहीं था, पर अब दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है, शुड ही बी मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी? क्या उसे मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर होना जरूरी है? मेजॉरिटी पार्टी का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आपके इलेक्शन हुए लोकसभा के, आपके 30% सीटें बीजेपी को आ गई, 30% सीटें आपकी कांग्रेस को आ गई। ठीक है, तो 60% यहां पे गई, 20% सीटें आपकी मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को आ गई। ठीक है, बाकी 20% आपकी अदर्स को आ गई है। तो अब किसी को भी अगर सरकार बनानी थी तो उसे एक्चुअली 50% से एक बंदे ज्यादा की सपोर्ट चाहिए थी। अब यहाँ पे ये सारी पार्टीज मान लो कोई भी आपस में काम करने को तैयार नहीं है, कोई भी एक साथ मिलके काम करने को तैयार नहीं है, तो ये मेजॉरिटी नहीं बन रही। अब मैंने भी इलेक्शन लड़े थे लेट्स सपोज, ठीक है, और मैंने जो इलेक्शन लड़े थे ये मैं हूं, मैं अदर्स में आ गया, और मैं एक आजाद उम्मीदवार था, इंडिपेंडेंट था, मैंने किसी पार्टी से भी इलेक्शन नहीं लड़े, मैं बिल्कुल आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ा और बाई चांस जीत गया। और मैंने अपना दिमाग लगाया कि देखो इन सबकी आपस में तो बन नहीं रही है, मैं क्या करता हूं, मैं गया बीजेपी के पास, मैंने बीजेपी को बोला कि देखो 50% मंत्री मैं तुम्हारे बना दूंगा, तुम आधे मंत्रालय चलाना। इनके पास गया कि 50% मैं तुम्हारे बना दूंगा, तुम अपने बाकी मंत्रालय चलाना। इन दोनों के मिला के मेरे पास 60% सपोर्ट आ गई है ना। ठीक है,
इन दोनों की मिला के मेरे पास 60% सपोर्ट आ गई है। इन्हें बोलूंगा अपने एमपीज की सपोर्ट मुझे दे दो, इन्हें बोलूंगा अपने एमपीज की सपोर्ट मुझे दे दो। इन दोनों के साइन लेके एक पेपर के ऊपर मैं चला जाऊंगा प्रेसिडेंट के ऊपर और बोलूंगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब देखो, एक आम सिंगल पर्सन भी आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लगाम, कोई मनाही नहीं की है। बस अल्टीमेटली यही बात रहती है कि आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है कि नहीं है। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है तो आपकी सरकार नहीं। सर जी जैसे 25 के ऊपर कोई भी पीएम बन सकता है एंड वो दोनों हाउसेस के पार्ट ना भी हो तब भी बन सकते हैं। सो ऐसा हुआ नहीं, बट कोई 25 इयर्स का फॉर एग्जांपल बन जाए तो बट राज्यसभा की लिमिट है 30, तो फिर वो डिफॉल्ट उनको लोकसभा के इलेक्शंस ही लड़ने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए 25 साल मिनिमम एज है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि आपको 25 साल का होना चाहिए 6 महीने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर होल्ड करने के लिए, यहाँ पे एज भी नहीं लिखी हुई। पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो पर्सन यहाँ पे आ रहा है उसने 6 महीने बाद किसी के तो इलेक्शन लड़ने होंगे, तो कम एज तो लोकसभा की है तो उसे कम से कम 25 साल का होना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, होने को वो 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, 6 महीने बाद बस उस बच्चे को रिटायर कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एज नहीं लिखी हुई, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। मतलब हम इनडायरेक्टली बाकी प्रोविजन से हम सपोज कर लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली 2 साल का नहीं लड़ सकता क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोविजन क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी डाउट यहाँ पे किसी भी टाइप का, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए ये क्लियर हो गया। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स बताता हूं, उससे आपको चीज समझ आएगी। एग्जांपल्स के तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको लोकसभा या राज्यसभा आप किसी के भी मेंबर हो सकते हो। इसमें एग्जांपल है कि लोकसभा, अभी जो आपके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके नरेंद्र मोदी, वो आपके लोकसभा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो लोकसभा को बिलोंग करते हैं, लोकसभा की उनके मेजॉरिटी सपोर्ट भी है उनकी पार्टी के पास, तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। पर जो इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो आपके राज्यसभा के मेंबर थे। कांग्रेस ने अरेंज की थी उनके लिए लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी, तो कांग्रेस उन्हें लेके आई थी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था। कांग्रेस ने कहा था लोकसभा में हम मेजॉरिटी अरेंज कर देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा एक कंडीशन रखी कि मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ने वाला, मुझसे नहीं, पॉलिटिशियंस की तरह झूठ बोले जाते हैं। मैं हूं एक इकोनॉमिस्ट और मैं इकोनॉमिस्ट की तरह ही जीना चाहूंगा, ठीक है, एक टीचर हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं वैसे ही जीना चाहूंगा। इसी कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई पब्लिक को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपना काम करते रहो, कोई इलेक्शंस की डायरेक्टली टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपके सब कुछ वो कांग्रेस की अपनी सिरदर्दी थी। तो ये आपके मतलब अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और पिछले प्राइम मिनिस्टर में ही फर्क दिख जाता है कि आप किसी भी हाउस में से हो सकते हो, ठीक है। ये जो आप, मैंने अगली चीज कि आपको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, या आप कोई भी सिटीजन हो सकते हो, ये सेम क्राइटेरिया जो है, ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लगते हैं और ये बाकी मंत्रियों के ऊपर भी लागू होते हैं। इसका एग्जांपल मैं फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के उससे समझाता हूं। देखो, साल था 1992 का, सेंटर में आपके प्राइम मिनिस्टर थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इंडिया 1992 में ना बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में था। मतलब आज जो श्रीलंका की हालत है, इससे बस थोड़ी सी बेटर इंडिया की हालत थी, पर ऐसे ही सिचुएशन में इंडिया भी फंसा हुआ था। अब जो इंडिया इस सारी सिचुएशन में फंसा हुआ था 1992 में, जिस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा था, अब इंडिया को किस तरीके से इससे बाहर निकलना था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने इस टाइम सोचा कि मुझे अपना फाइनेंस मिनिस्टर एक ऐसा पर्सन चाहिए जिससे अच्छे से नॉलेज हो और वो इंडिया को इस क्राइसिस से निकाल सके।
इस पोजीशन पे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने चुना कि आप आइए और संभालिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहीं से फेमस हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो पर्सन थे जिन्होंने उस टाइम पे एक सारी पॉलिसी इंडिया की बनाई, जिसके मुताबिक इंडिया वो ट्रबल टाइम से निकल के आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। इसलिए आप देखोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की इज्जत इवन जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी करती है, क्योंकि उन्होंने ये सारी क्राइसिस से इंडिया को निकाला था। और भी क्राइसिस उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में भी रहे हैं, तो यहाँ पे पर खासकर यहाँ से वो फेमस है। तो रातों रात डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आम इकोनॉमिस्ट थे, टीचर, मतलब गवर्नमेंट में फेमस थे, सेक्रेटरी रह चुके थे, मेरे सेक्रेटरी लेवल पे एडवाइजर रह चुके थे मतलब गवर्नमेंट को। पर रातों रात उनकी स्पेशलिटी, उनकी नॉलेज को देखते हुए उन्हें रातों रात मंत्री बनाया गया और उन्हें बोला कि बस अगला बजट अब आपको पेश करना है। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां रातों रात उन्हें जो मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने तभी ये कंडीशन कर दी थी मैं कभी पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कांग्रेस, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस को बिलोंग करते थे, उन्होंने कोई बात नहीं, आपको राज्यसभा का हम मेंबर बना देंगे 6 महीने के अंदर अंदर। तो 6 महीने के लिए वो सबसे पहले ऐसे रातों रात, तो हमने इसी कारण ये लूप होल यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अगर हमें इंडिया के अंदर कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर हमें रातों रात चुनना पड़े, ठीक है, कि लेट्स सपोज हमें किसी टैलेंटेड पर्सन की जरूरत है जो हमें रातों रात लीड कर सके, तो हम पहले वेट नहीं कर सकते कि पहले इस पर्सन को इलेक्ट करवाएं और फिर कुर्सी पे बिठाएं। यहाँ पे इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सोच समझ के ये गैप छोड़ा गया है कि उसे एक बारी के लिए बना दिया जाए, और 6 महीने का काफी टाइम होता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक हाउस का मेंबर बना दे। क्लियर है? कोई भी डाउट? सर कैबिनेट पे भी सेम रूल अप्लाई होता है या सारे अलग है? मंत्रियों के ऊपर, सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी तो कैबिनेट का ही पार्ट है, सारे मंत्रियों के ऊपर। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो हमेशा वैसे भी कैबिनेट का ही मंत्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बजट सारा यहाँ पे है। तो सर ऐसे होता कैसे है जब लोकसभा के इलेक्शंस ऑलरेडी हो गए फिर से कैसे होता है ये? उन्हें कहते हैं बाय इलेक्शंस। लोकसभा के भी राज्यसभा के भी कभी बाय इलेक्शंस हो सकते हैं। बाय इलेक्शंस क्या क्या मतलब है? देखो लोकसभा का एग्जांपल देता हूं। अब लोकसभा में किसी पर्सन को 5 साल का टेन्योर मिला, अब उस पर्सन ने यानी कि 5 साल तक उस कुर्सी पे बैठे रहना था, पर लेट्स सपोज वो पर्सन की या तो डेथ हो गई इन 5 सालों के अंदर, या उस पर्सन ने रिजाइन डाल दिया, छोड़ के चला गया, ठीक है, या उसे निकाल दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है। इन तीनों केसेस में जो उसकी सीट थी वो सीट खाली पड़ जाएगी, वेकेंट पड़ जाएगी। पर ये सीट वेकेंट नहीं रहने दी जाती। आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पर्सन बिलोंग करता था, जिसकी भी डेथ, रिजाइन या रिमूव कर दिया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर री इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, री इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं। अब ये जो री इलेक्शन है, यहां से जो पर्सन चुन के आएगा उसे कहेंगे वो बाय इलेक्शंस के द्वारा वो पर्सन इलेक्ट होके आया। अब उसे फिर से, अब लेट्स सपोज कोई पर्सन चुन के आया था, देखो मान लेते हैं चलो ये पर्सन ना रिजाइन करके गया था इस कुर्सी से, पर जब इसे ओरिजिनली टर्म मिला था ये 3 साल तक कुर्सी के ऊपर बैठा रहा, 2 साल बचे थे जब इसने रिजाइन करके चला गया। अब जो नया पर्सन इलेक्ट होके आया ना, उसे सिर्फ रिमेनिंग टर्म मिलता है, उसे 5 साल नहीं मिलेंगे, उसे सिर्फ बचा हुआ पीरियड मिलेगा, क्योंकि सारे इलेक्शंस एक साथ ही होने होते हैं, ठीक है, उसे सिर्फ हमेशा रिमाइंडर पीरियड ही रूल करने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जब आपकी पार्टीज ने ऐसे किसी को भी रातों रात ऐसे इलेक्ट करके लाना होता है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल बताया, वो क्या करते हैं, अपने किसी भी एक मेंबर को कह देते हैं कि तुम रिटायर हो जाओ और उनकी जगह उन्हें इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी, इससे पहले वाली गवर्नमेंट, जब नरेंद्र मोदी की पहली गवर्नमेंट बनी है, उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड और जिन्हें माना जा रहा था कि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएंगे अगर वो लोकसभा के इलेक्शन जीत जाते, वो थे अरुण जेटली। उनकी डेथ हो चुकी है। अरुण जेटली बहुत ही क्लोज थे आपके प्राइम मिनिस्टर के, और उसमें यही बेसिकली, पर वो अमृतसर से उन्होंने इलेक्शन लड़े और अमृतसर से वो हार गए, पर उन्हें तब भी आपके डिफेंस, फाइनेंस, होम, ये सारी मिनिस्ट्रियां कभी ना कभी उनके पास रही हैं,
ठीक है, उन्हें राज्यसभा के अंदर से लाया गया था रातों रात, फिर 6 महीने बाद रिप्लेस करके किसी को उन्हें मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो कर दिया गया। तो इस तरीके से उन्हें कुर्सी पे बिठा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम कर जाता है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ यही चीज लिखी है कि आपके मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए लोकसभा की किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा का प्राइम मिनिस्टर को चुनने में कोई हाथ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होने को राज्यसभा का हो सकता है, मतलब वो मेंबर हो सकता है उसका, पर प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसके पास लोकसभा की सपोर्ट होगी, चाहे 100% राज्यसभा उसे सपोर्ट करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पर्सन को लोकसभा सपोर्ट करेगी ना, सिर्फ वही पर्सन आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तभी मैं वो बार बार बोल रहा था कि प्रेसिडेंट के पास आपको वो चिट्ठी लेके जानी होती है, दिखाना होता है कि हाँ मेरे पास मेजॉरिटी है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ओथ भी दिलाता है, शपथ लेनी होती है आपको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभालने से पहले, शपथ लेनी होती है। इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ड्यूटी लगाई है कि अब जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, बाकी जितने भी मंत्री हैं, कोई भी लेवल का मंत्री हो, वो कौन बनेंगे, उसकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है ना, पीएम कैन अपॉइंट एनी एमपी एज मिनिस्टर। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि आपका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा। प्राइम मिनिस्टर वो इंसान बनेगा जिसके पास लोकसभा की सपोर्ट होगी। अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्रेसिडेंट अब उसे कहता है कि देखो अब तुम कितने मंत्री बनाना चाहते हो और किस पर्सन को मंत्री बनाना चाहते हो, उन सबके नाम दे दो। ठीक है, उन सबको प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर उन सबको के नाम दे देता है और फाइनली प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिला देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट then appoints them and they take oath। तो यानी कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों के हो सकते हैं। जिसे भी प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वो पर्सन मंत्री बनेगा। इसके कारण प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल है। अब इसके साथ एक और पावर भी आती है। लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने तुम्हें, जो भी वीडियो देख रहा है, मैंने तुम्हें बना दिया अपने कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तुम्हें भी मंत्री बना दिया, पर कल तुम ऐसे काम करी जा रहे हो जिसके कारण मैं ही खुश नहीं हूं, लोगों के अंदर जाके कंट्रोवर्सियां करी जा रहे हो, तुम्हारे करप्शन के केस बाहर आई जा रहे हैं, मेरे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बदनामी हो रही है। मैं क्या कह सकता हूं, मैं तुम्हें पहले प्यार से कहूंगा कि रिजाइन करके चले जाओ, पर मानो कि लेट्स सपोज तुम्हें पावर का नशा हो चुका है, तुम मना कर दो कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जाता। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं जाऊंगा प्रेसिडेंट के पास, मैं कहूंगा इस पर्सन को निकाल दो। प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी मेरी बात, क्योंकि सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरा है, मैंने बनाया है ना, तो मैं हटा भी सकता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसके बाद लोकसभा की सपोर्ट होगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर बन गया वो किसी को भी मंत्री बना भी सकता है, किसी को मंत्री हटा भी सकता है, बस उसे वो एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को कि ये काम कर दो, और प्रेसिडेंट बाउंड है इस एडवाइस से, यानी कि प्रेसिडेंट को ये करना ही करना पड़ेगा, और वैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर से ये सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं। अब मंत्री बनना मतलब ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना क्यों जरूरी है, अब इसकी तरफ चलेंगे। देखो ये बनाने क्यों जरूरी है, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। अब यहां पे आ जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये रहा आपका प्रेसिडेंट। देखो इंडिया में मैंने अभी तक आपको ये बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना सिर्फ नाम का ही हेड है, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है।
उसका एक कारण यहीं से आता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट लगाई हुई है कि प्रेसिडेंट जितना भी काम करेगा वर्क्स ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी केसेस में बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग का मतलब है करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में बाइंडिंग होती है, यानी कि करना ही करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई भी डाउट? ठीक है, तो यहां पे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पर ये सारा आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि पहली बात तो यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी काम बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कर नहीं सकता। इस कारण उसे सारी की सारी मतलब इन्हीं की एड और एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, जो ये सलाह देंगे वही प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी मेजॉरिटी केसेस में। कुछ चीजों में बस थोड़ी सी चीजें, लिमिटेड चीजें जहां पे प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर सकता है, पर मेजॉरिटी केसेस में उसे हमेशा इनकी बात सुननी पड़ती है। इसी कारण प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इंडिया में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। क्लियर है? समझ आ गया ये गवर्नेंस का सारा स्ट्रक्चर? इसमें कोई भी डाउट? अब कल नेहा ने एक सवाल पूछा, तो उस सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। एक, कितने मंत्री आप बना सकते हो? आपके कितने मिनिस्टर आप बना सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिपल। के, हाँ जी, कितना? आपकी उम्मीद आवाज कट के आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ। आपकी आवाज कट के आई मेरे पास, तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो हाँ, देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि कितने मेंबर होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नहीं लिखा कि मंत्री कितने बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते। आपके जो ये एक्ट बनाया था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके अंदर हमने लिख दिया 15%। नहीं उम्मीद, 53% तो ज्यादातर लोग ही मंत्री बन गए। 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जितनी सीटें हैं, जैसे 545 सीटें हैं, इसका 15% जो होगा वो आपका मैक्सिमम नंबर है कि उतने आपके लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज, कोई भी डाउट? तो 15% जो भी लोकसभा, कल हम सीटें बढ़ा दें, मतलब हमने ये प्रोविजन क्यों रखा है कि अब जो जैसे नई पार्लियामेंट बन रही है, नई पार्लियामेंट के अंदर हमने लोकसभा के अंदर जगह भी ज्यादा रखी है, क्योंकि हम फ्यूचर में सीटें बढ़ाना चाहते हैं। और जब हम सीटें बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब 82 आपने कैलकुलेट कर दिया, तो 82 आपकी मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं सारे मिला के, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट और अटैच सारे मिला के 82 मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी सर 81.75 आ रहा था, तो राउंड ऑफ नेक्स्ट नंबर पे चलता हाँ है। राउंड फिगर ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली किसी मिनिस्टर की लास्ट नहीं में नहीं, मतलब 81 तो नहीं रखना होता बाय नहीं, चांस। नहीं, बड़ा नंबर जो नियरेस्ट जीरो होता है उसकी तरफ 82 हो गया, हायर नंबर और राउंड फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है? तो ये आपका सारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंडिया में सेंटर की सरकार कैसे एग्जिस्ट करती है। अब सेंटर की सरकार के अंदर कोई भी डाउट हो, कैसे पार्लियामेंट काम करती है, कैसे आपके सारे मंत्री बनते हैं, सब कुछ कैसे बनता है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं?
तो ये था ये वाला लेक्चर, पीडीएफ कर दी मैंने सेव। ये था आपका ये लेक्चर। कल करेंगे जुडिशरी और वो कंक्लूजन। जुडिशरी भी हो जाएगा कल, जुडिशरी भी छोटा सा टॉपिक है, और पंचायती राज भी हो जाएगा। बस ये कल कंक्लूजन की तरफ चला जाएगा।